आज क्या चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर? कुछ और ही उनका बजट इसका सेशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है किसी बिल के ऊपर, तो वहां तक आवाज जानी चाहिए। अरे एबीवी जिंदाबाद, एबीवी जिंदाबाद, और वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, और एडीबी प्रोफेशन वी अपोज, और एडीबी प्रोफेशन वी अपोज, और our demand is just and right, and our demand is just and right. तो मेरे कॉमरेड्स साथी तथा आप सभी कॉमरेड्स भाई और बहनों, आज फिर एक बार हम लोग दिल्ली के सामने, संसद के सामने धरने प्रोग्राम में शरीक होने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया तेलंगाना के साथियों, लगातार डटकर हम खड़े हैं। तमाम साथी, कई लोग पूछते हैं क्या 100 लोग इकट्ठा होके क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये आवाज तो मोदी तक नहीं जाएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये आवाज आपके चेयरमैन तक नहीं जाएगी, या तो ये आवाज बैंकिंग सेक्रेटरी तक नहीं जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003-04 में जब आईडीबीआई बैंक का कारपोरेटाइजेशन किया जा रहा था, तब यही ट्विन बैनर डटकर खड़ा था। उन्होंने तब उसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके कारण संसद में तब के अर्थ मंत्री जसवंत सिंह को सामने आकर यह कहना पड़ा कि किसी भी हालत में हम आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट का 51%, 51% स्टेक कंटिन्यू रखेंगे। ये जो एश्योरेंस है, वो एश्योरेंस पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो आया, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो ये लाल झंडे को क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से वो एश्योरेंस आया। वो बात थी जसवंत सिंह की एनडीए 1 के पीरियड में। आज अभी मोदी जी आए और लोगों में ये भावना है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में आने के बाद मोदी जी ने गुजरात के इलेक्शन के वक्त ये बात कही थी कि आने वाले दिनों में हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। 2014 से लेकर आज 2025, 11 सालों में मोदी जी एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके। इसका कारण अगर कोई होगा तो ये लाल झंडा कारण है, जिसकी वजह से 11 सालों में एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। मुझे याद है, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता हूं। 3-4 साल पहले हर कोई मीडिया रिपोर्ट करता था बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेटाइज होगी, बाद में सेंट्रल बैंक होगी, बाद में और तीसरी बैंक का नाम लिया जा रहा था। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने माहौल ये पैदा किया कि मोदी जी को भी इस निजीकरण का जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव वो आगे नहीं ले जा सके। हमें पता है कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट को बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी तो संसद में आना पड़ेगा, और हमें यह पूरा भरोसा है कि लोग मंदिर के मुद्दे के ऊपर या तो इलाहाबाद प्रयागराज के मुद्दे के ऊपर भले ही मोदी जी के साथ होंगे, लेकिन जहां तक बैंक निजीकरण का प्रस्ताव है, तब चलकर सांसद में जो विरोधी नेता है, चाहे आज वो उनके साथ है, वो जरूर हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये इतिहास उसका साक्षी है। आपको पता नहीं होगा कि जब 1969 में पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था प्राइवेट सेक्टर बैंकों का 1969 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्राइवेटाइजेशन रद्द किया था। लेकिन एआईबीए रास्ते पे आई और उसके बाद
संसद में एक अमेंडमेंट पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला आखिर वापिस लेना पड़ा, इसका नाम AIBA है, ये जान लो। तो हम लोग किस धरोहर को आगे ले जा रहे हैं ये पहले आप समझ लो। दुनिया की कोई ताकत आज तक हमें रोक नहीं पाई, और मुझे पूरा भरोसा है कि बैंक निजीकरण के मुद्दे के ऊपर, IDBI के निजीकरण के मुद्दे के ऊपर भी 2004 से 2025 तक लगातार बातें चलती रही। 2019 के बाद आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड किया गया। 2021 में दीपम ने पहला नोटिफिकेशन निकाला। 2021 से 25 तक बात आगे नहीं गई, और अभी बोला जा रहा है कि लगभग फाइनेंशियल बिड निकलने के बाद कभी भी IDBI बैंक का निजीकरण हो सकता है। हम ये जानते हैं, हमें भी पता है इन लोगों का मुकाबला कैसा करना चाहिए। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली में लगातार 2-3 बार आते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात की। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जो बीजेपी के हैं उनसे भी मिले, तेलुगु देशम लोगों को मिले, हम एनसीपी के लोगों को मिले, हम शिवसेना के सांसद हैं उनके साथ भी मिले। पिछले हफ्ते हम लोग राहुल गांधी जी से मिले और वेणुगोपाल जी से मिले, उनको भी ये कहानी पूरी बताई। तो वो भी अचंभित हो गए कि सांसद को जो एश्योरेंस दिया है वो एश्योरेंस सांसद को विश्वास में न लेते हुए कैसे तोड़ा जा सकता है। ये धोखा IDBI बैंक एम्प्लॉइज के साथ धोखा नहीं है, ये धोखा ये सांसद के साथ धोखा है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि दिस इज अब्यूज विद द पार्लियामेंट, दिस इज अब्यूज विद द पीपल एट लार्ज। जनता के साथ ये अब्यूज है, और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए हम लोग डटकर IDBI बैंक के साथ रहेंगे। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने बात कही, मैं खुलकर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना तो आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक के पक्ष में हूं। उन्होंने ये कहना हमारे लिए बहुत कीमती बात है। तो मुझे लगता है हम अगर डटकर रास्ते पे खड़े रहे, लगातार अपनी आवाज ऊंची कर बात करते रहे, तो जो गवर्नमेंट IDBI के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है उसको कहीं ना कहीं उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, और आखिर IDBI का कैरेक्टर ये पब्लिक सेक्टर में रखने के लिए हम यशस्वी होंगे। आज जो लोग खरीदारी कर रहे हैं वो कौन है? एक कैनेडियन सिटीजन है, दूसरा दुबई का है, ये दोनों विदेशी लोग हैं। ये गवर्नमेंट बार बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट बार बार सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, और यही गवर्नमेंट इस बैंक को विदेशी हाथों को सौंपने जा रही है। ये सरासर गलत बात है। तो ये क्यों खरीदना चाहते? वो कोई बैंक चलाना नहीं चाहते। IDBI की 29 जगह अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टीज है, और ये लोग IDBI के प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी आंख है। आपको पता होगा हैदराबाद सिटी में IDBI की एक 50 एकड़ की जमीन है, जहां पर आपका एक लर्निंग सेंटर है। जो लर्निंग सेंटर पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लर्निंग सेंटर कहा करते थे, अभी मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम निकाल दिया, उनका जो एक स्टैचू था वो भी निकाल दिया, और वो जो जमीन है आज लगभग 20,000 करोड़ उसकी कीमत है। तो जो खरीदने वाला आदमी है वो जमीन के तरफ देख रहा है। तो मुझे पूरा
भरोसा है कि ये मुद्दा जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे ये सभी बातों पृष्ठभाग पर आएगी और इस मुद्दे को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी को भूमिका लेनी पड़ेगी और यही हमारी कोशिश रहेगी कि आखिरी दम तक आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन न हो, आईडीबीआई के कस्टमर्स की जो भी सेविंग्स है वो सुरक्षित रहे और इसके बारे में लगातार डट कर हम कोशिश करेंगे। आश्वस्त रहिए, अगर हम लोग अपनी लड़ाई अगर आगे लेके जाएंगे तो जरूर जीत हमारी होगी। जीत उन्हीं की होती है जो लड़ते हैं और हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए पूरा भरोसा रखो कि जीत। To discuss and deliberate on the subject further, I suppose the movement of IDBI privatization, our opposition to IDBI privatization movement is at the crucial stage. The government, its extended hand, DIPAM, has already initiated the process in 2022. They have issued the technical bid. Now, as we understand, there are three contenders. One is Kotak Mahindra Bank, another is Canadian Citizen Works, and third one, Emirate. And as we know, Kotak Mahindra Bank has withdrawn from the race. And now there are only two contenders, Works and another is Emirate. The government recently, Nirmala Sitharaman in her budget speech has discussed about self-reliance in cereals. But at the same time, the same government is handing over the finance and banking to the foreign nationals, either Canadian or Emirate, that is Gulf countries. It's very interesting to observe. We have been fighting against the privatization of IDBI since 2003 and 4. 2003 and 4, initially the then NDA government, when Jaswant Singh was finance minister and Atal Bihari Vajpayee was prime minister, initially this proposal was moved in the parliament. Then it was referred to Standing Committee on Finance. Standing Committee on Finance recommended that the public sector character of IDBI should continue. And at the same time, they also emphatically stated that the development banking character of IDBI should continue. In Parliament, heated debate took place, and ultimately this act was moved for voting in the Parliament. At that time, the then government NDA had lost in the voting. But somehow they managed one vote of a member of Parliament who was sitting in the lobbies. He registered his vote in favor of the government after 15 minutes, which was objected by Member of Parliament Vasudev Acharya, Shivraj Patil Chakurkar, Prithviraj Chavan and Priyaranjan Das Munshi. And ultimately that voting became a contentious issue. On realizing the fact that we have lost in the voting, the then Parliamentary Affairs Minister Sushma Swaraj, she proposed that government will come on record saying that 51% stake will continue to be with the government, but in a administratively, which it means they were not prepared to amend the act. They will incorporate it in the article of association of IDBI, and accordingly it was incorporated, and then the character of IDBI bank became a other public sector bank. At that time, lot of hue and cry took place in the parliament. Jaswant Singh initially said that we will consider. Then again it was challenged. Then he came on record that yes, we will give the assurance on record the way in which it should be. And accordingly it was recorded in the parliament record. We, both the union and association, sought an information under right to information from the Secretary of Parliament,
who in writing has exchanged a communication to one of our colleague that Mr. Jaswant Singh has given the assurance in Lok Sabha as also Rajya Sabha that the public sector character of IDBI will continue and it will continue to be a development financial institution. Later on in 2021, the finance minister along with money bill moved an amendment and deleted the clause of development financial institution. But the public sector character that continued in the article of association. In the intermittent period, when government wanted to shift the burden of infusing the capital in IDBI, they changed the ownership from government to LIC, again another public sector. At that time, regulator said that now IDBI no more continues to be a public sector. For all practical purposes, for regulator, it's a private sector financial institution. We challenged it in the High Court of Delhi. Advocate Prashant Bhushan represented the union. High Court said that judiciary and parliament are at the same pedestal, so we cannot intervene. And union doesn't have a locus standi to espouse the cause. We moved Supreme Court. Supreme Court also confirmed High Court's verdict. Then the doors of judiciary were closed. Then we tried to contact various member of parliaments in Lok Sabha and Rajya Sabha to espouse the cause. We explained to them that we are fighting on the issue on the streets, but we want you to espouse the cause in the floors of parliament. We met almost all political parties to keep you informed. We met chairman of finance committee, Mr. Bhartari Mehta, just a month back. He said that I am of the view that banking should be in public sector, but how far I will be of any use to you to save IDBI, I cannot tell you. Which it means he shirked his responsibility. Everybody agrees that yes, whatever union is pointing out that this is abuse with the parliament, but at the same time, nobody is prepared to espouse the cause in the parliament in the way in which it is expected, barring left and democratic forces which are in the parliament. Recently, we have heard member of parliament, while espousing the cause of strike call given by the United Forum of Bank Unions, thanks to him that he raised the voice in favor of bank employees. But now, to continue the public sector character of IDBI, we have been making efforts to knock the doors of various parliamentarians to seek their support, to raise the voice in the parliament. And interestingly, both the contender are the foreign nationals. That also is a very disturbing look into the character in which this government speaks about the finance and banking. Now, today we have raised our voice in Jantar Mantar before the parliament. Now we are in the seminar hall. We have a request that you please guide us how to move. I met recently Prithviraj Chavan, the then member of parliament who participated in that debate. He said that even in Europe, development financial institutions are in public sector. There is no reason why the bank like IDBI should be privatized. There is no reason. And again he emphatically stated that when we are confronting with the issue of environment, there is a need of bank like IDBI to finance to the corporate who will preserve the environment. Now BESL has come out with some templates. RBI is also speaking about the environment friendly finance. But in order to do it, the way in which earlier Reserve Bank of India was making funds available to IDBI, in the same way
Again now, government should make available the funds to IDBI at a cheaper rate so that environment-friendly finance can be done by the institution like IDBI. Interestingly, this government has formed a different development financial institution named National Infrastructure Development Bank, and that bank initially for first 10 years will be in public sector. After 10 years it will become a private sector. A new hybrid model has been proposed or approved in the parliament. So we feel that the viewpoint which AIBA and AIBA were emphatically pursuing, that the IDBI bank should continue to be development financial institution, has been upheld ultimately, maybe in a different name, in the parliament. I feel that as a business model, the proposal, the view which we were pursuing in the public at large, ultimately has been upheld. So with this introduction, I'll hope that all the participants in this seminar will guide us how to take forward the cause in public as also on various different platforms. Thank you very much. गोष्ठी का जो आयोजन किया था उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करना पड़ा। पहली डिफिकल्टी ये थी कि बैंकों का क्लोजिंग है, 1 तारीख कल क्लोजिंग का दिन था। क्लोजिंग के बाद आज पहला वर्किंग डे है न्यू फाइनेंशियल ईयर का, इसलिए लोगों को दिल्ली तक लाना ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। लेकिन ये तारीख रीशेड्यूल भी हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन शायद आने वाले 2-3 दिनों में बंद होगा, और जब तक पार्लियामेंट सेशन है तब तक दिल्ली में आकर दिल्ली के दरवाजे के ऊपर खड़े रहकर अपनी मांग को दोहराना ये भी आवश्यक था। इसलिए हमको आज इन कठिनाइयों का सामना करते हुए क्यों न हो आज की इस कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा। हालांकि आज की इस गोष्ठी में एनसीपी, कांग्रेस और भी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज शरीक होने के लिए आने वाले थे। उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया था क्योंकि हम इंडिविजुअली उन सभी लोगों को जाकर मिले थे और उनको आईडीबीआई का इश्यू समझाकर बताया था। लेकिन आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं पार्लियामेंट का माहौल पूरा वक्फ बोर्ड का जो भी एक्ट है उसमें शरीक है, इसलिए वो लोग आ नहीं सके। इसके बावजूद हमने ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। हमें ये लगता था कि इस कारणवश क्यों न हो, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है जिस ढंग से इन तीनों वक्ताओं ने अपनी बात हमारे सामने रखी, वो देखते हुए कि they have given us a strength, उन्होंने हमको एक ताकत दी है। कोई भी मुद्दा हम लोग चाहते हैं इसलिए आगे नहीं जाते। इंटेलेक्चुअल्स या एकेडमिशियंस जब तक हम जो मांग कर रहे हैं उसके पक्ष में खड़े नहीं होते तब तक ये बात आगे नहीं जा सकती। और मुझे खुशी है कि तीनों एकेडमिशियंस ने हम जो सोच रहे हैं उस सोच को दोहराया और उन्होंने हालांकि 2 गज और आगे जाकर कहा कि इस लड़ाई का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट में ये लड़ाई आगे जानी चाहिए। अभी कई लोग ये बताते हैं कि बस सब कुछ हो गया है, लगभग आईडीबीआई का टेक्निकल बिड खत्म हो गया, अमेंडमेंट बहुत सारी अमेंडमेंट हुई और अभी फाइनेंशियल बिड होने की संभावना है। लेकिन मुझे आज भी भरोसा है कि जिन मुद्दों के ऊपर हम लोग खड़े हैं वो मुद्दा ऑन मेरिट हमारे पक्ष में है। इस देश की संपत्ति और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई अगर विदेशी ताकत को बेचने जा रहा है तो इस देश की जनता उनके साथ नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। भले ही वो लोग राम मंदिर के लिए उनके पक्ष में रहेंगे या प्रयागराज में नहाने के लिए जाना है तब उनके साथ में रहेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है ये मुद्दा आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को स्पर्श
लोगों की हार्ड एंड सेविंग्स जो है उसकी सुरक्षा का मुद्दा है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। महाराष्ट्र ने बहुत नजदीक से देखा है पीएमसी बैंक डूबने के बाद क्या हुआ। बंबई में लगभग 100 लोगों ने आत्महत्या की थी। या तो वो लोग बीमारी के कारण उनका इलाज नहीं कर पाए, इसलिए वो आखिर उनकी जान गंवाई थी। ये हुई पीएमसी बैंक की बात। अभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का सिलसिला चल रहा है, वहां पर भी लोग बहुत आपत्ति में है। बंबई में आज तक 3 कन्वेंशन वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स के हुए। हमारा अगला मुद्दा जो अभी प्रोफेसर मुजुमदार ने बताया कि बैंक का मालिकाना हक शेयर होल्डर्स का नहीं है, उनके डिपॉजिटर्स का है, और ये बात सही है। आने वाले हमारा जो कैंपेन होगा उस कैंपेन में हम लोग आईडीबीआई बैंक के कस्टमर्स और डिपॉजिटर्स को जाकर भिड़ेंगे, उनको यह आगाह करेंगे कि उनको उनकी पूंजी अगर सुरक्षित रखनी है तो इस बैंक का पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर अबाधित रखना आवश्यक है। शायद आप लोग जानते होंगे कि 2015-16 के बाद एसेट क्वालिटी इंस्पेक्शन जब हुआ तब हाईएस्ट एनपीए आईडीबीआई बैंक के थे, कंटिन्यूड हाईएस्ट लॉसेस आईडीबीआई बैंक के थे, लेकिन एक भी डिपॉजिटर ने आईडीबीआई बैंक से अपना 1 पैसे का डिपॉजिट भी विड्रॉ नहीं किया। इसका कारण यह था कि आईडीबीआई बैंक का मालिकाना हक भारत सरकार का था, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक थी। इसके बावजूद आज ये गवर्नमेंट ये दुस्साहस करने के लिए जा रही है। अभी मैंने देखा है आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पे लिखा है आईडीबीआई बैंक पायोनियर इंस्टीट्यूशन इन नेशन बिल्डिंग। अभी भी है, आप भी गूगल सर्च करके देख सकते हो। पायोनियर इंस्टीट्यूशन इन नेशन बिल्डिंग है और उसको आज बाजार में खड़ा है किया है बेचने के लिए। क्या कह सकते हो, ये वाइजनेस है। हमने पिछले 2-3 महीने में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए का हिस्सा है उनको भी जाकर मिले, जो अपोजिशन में है उनको भी जाकर मिले। कुछ लोगों ने दबी हुई आवाज में कहा कि हमें आपकी मांग मंजूर है लेकिन हम आवाज नहीं उठा सकते। हमने कहा ठीक है, आप हमको तो कह रहे हो कि हम आपके साथ हैं, इतना ही काफी है। कुछ लोगों ने कहा कि हम आवाज जरूर उठाएंगे। आने वाले दिनों में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे आईडीबीआई बैंक की ब्रांच नेटवर्क 2500 से ज्यादा है। हर स्टेट में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आईडीबीआई बैंक है। तो हमारा जो एआईबीआई और एआईबीआई का कॉमरेड है वो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाकर मिलकर उनको एक मेमोरेंडम देगा, उनको ये पूछेगा आपको बताना है आप किसके पक्ष में हो। आप आईडीबीआई बैंक बचाने के लिए हमारे पक्ष में खड़े रहोगे या आईडीबीआई बैंक डिस्ट्रक्शन करने वाले इस गवर्नमेंट के साथ रहोगे। इन मुद्दों को लेकर जनता को आगाह करने की भी हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। माहौल जैसा भी हो, लेकिन हमारी ताकत के ऊपर भरोसा है। आईडीबीआई बैंक के 25,000 एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स, इनके हद तक हमारी आवाज नहीं है। इसके अलावा आप जानते हो कि अभी भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने जो स्ट्राइक का कॉल दिया था, तब भी आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को अपोजिशन, ये मुद्दा यूएपीयू का भी मुद्दा था। हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने फ्रैक्शनल सपोर्ट दिया है। आने वाले दिनों में यूएपीयू को इन्वॉल्व करके भी बैंकिंग इंडस्ट्री में आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा एक मेन इशू के तरफ फोकस किया जाएगा। और ये मुद्दा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कोई ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करती है, लेकिन भारतवर्ष में पिछले 5 साल से स्ट्राइक अगर किसने किया है तो वो इन्वेस्टर ने स्ट्राइक किया है। कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इस माहौल में गवर्नमेंट भी अगर ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन बेच देती है तो जैसा दिनेश अब्राहम जी ने कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब ये बैंक को डिस्टर्ब कर रहे, वो
रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है अभी राम मंदिर हो गया, कुंभ भी खत्म हो गया, अभी आम जनता की जो चेतना है वो चेतना जाग उठेगी। और जो आज बैंकिंग इंडस्ट्री में एक माहौल है, फील गुड का माहौल है, प्रॉफिट अच्छा है, एनपीए कम से कम है, लेकिन बैंक में काम करने वाले हम बैंक एम्प्लॉय देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा संकट हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है। वो संकट रिटेल सेक्टर में एनपीए का संकट है, कारपोरेट सेक्टर में एनपीए हो गए, इससे हम बाहर निकले, वो राइट अप कर सके, लेकिन रिटेल सेक्टर में जो एनपीए है वो एक जो क्राइसिस है, वो बहुत बड़ा क्राइसिस बैंकिंग सिस्टम को फेस करना पड़ेगा। और इस मुकाम पर कई स्मॉल फाइनेंस बैंक डूबने की आशंका है, पेमेंट बैंक आज ही डूब रही है, और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर ये क्राइसिस परपेचुएट हुआ तो भारतवर्ष का श्रीलंका बनने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा। श्रीलंका में जब क्राइसिस हुआ था तब मैं कोइंसिडेंटली श्रीलंका की कोलंबो में, जहां पर वो उन राजा का प्रासाद था, महल था, उसके नजदीकी में रहा था। वहां पर उनकी सीलोन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मैं गया था। माहौल किस ढंग से बदलता है, माहौल चिंगारी की मशाल कैसी होती है, बहुत नजदीक से मैंने कोलंबो में देखा है। बहुत सही। जो श्रीलंका में हुआ वही अलग ढंग से बांग्लादेश होने जा रहा है। नेपाल हो या पाकिस्तान हो, पूरी साउथ एशियन कंट्रीज की आज की फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस मंडरा रहा है। वो क्राइसिस हमारी साइज की वजह से आज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी पूरी बड़ी पॉपुलेशन, ये कई डेवलप्ड नेशन के लिए मार्केट है, इसलिए वो क्राइसिस नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको मार्केट की पड़ी है, मार्केट बचाने के वो पीछे पड़े हैं। लेकिन वो दिन अगर ऐसी ही डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज इस गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, कभी भी वो क्राइसिस इंडिया में भी आ सकता है। मुझे भरोसा है कि लोगों को ये आगाह करने में अगर हम यशस्वी हुए तो जरूर जरूर आईडीबीआई बैंक को हम बचा पाएंगे। आईडीबीआई बैंक का पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर बाधित रखने में भी हम यशस्वी होंगे। इसी भरोसे के साथ एकेडमिशियंस का सपोर्ट, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का सपोर्ट साथ में लेकर और बड़ी ताकत के साथ हम लोग दिल्ली से अपनी अपनी जगह पे जाएंगे और ये मुद्दा आम जनता तक जाकर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं इन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम लोगों को बहुत बड़ी ताकत दी है और इस ताकत के साथ हम आगे जाएंगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आज उन्होंने जो कहा वो अगर लिखित स्वरूप से हम एक राइटअप के तौर पे ये तीनों लोग हमको दे सके तो इमीडिएटली हम उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आम जनता तक अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी ने हमको जो ताकत दी है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। And comrades, today I got the opportunity to for a vote of thanks. Before that, I will put only 2 points. जैसे कि सभी ने बताया कि हमको आगे जाने के लिए क्या क्या करना होगा। 2013 के अंदर सर हम लोगों ने एक सेमिनार रखा था कलकत्ता में। उसके अंदर उस टाइम के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती ऑफिस में रहते हुए भी आईडीबीआई को कैसे सेव किया जा सकता है, आईडीबीआई का डीएफआर और कैसा डिफाइन करता है, वो उनके साथ हमारे कॉमरेड और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वासुदेव आचार्य जी, इन लोगों के साथ हमने सेमिनार किया था। डेफिनेटली जैसे कि अब्रोल सर ने और सभी ने बताया कि आने वाले दिनों में भी हमको मैक्सिमम अक्रॉस दी पार्टी लाइन हमको सबको बुला के ऐसे सेशन करने होंगे ताकि कॉमन लोगों तक हमारे इश्यूज पहुंच सके। सर जी मैं और एक पॉइंट कहना चाहता हूं, दुनिया के सभी प्रगत देशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई भी प्रगत देश हो, उसके अंदर अभी भी डीएफआई का रोल और डीएफआई इंस्टीट्यूट अभी भी है और इंडिया अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि उसके अंदर का डेवलपिंग इंस्टीट्यूट को हम लोग उसको ऐसा प्राइवेट करने की सोचे, तो देश के लिए भी घातक है
हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए DFI का रोल बहुत ज़रूरी है, DFI इंस्टीट्यूट का रोल ज़रूरी है। IDBI ने इसके पहले जो आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं, बड़े बड़े भाखड़ा नंगल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब एयरपोर्ट, इस्पात कंपनियां, ये सभी को बिल्कुल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया, तभी जाके आज हमको इतना जो भी विकसित भारत दिख रहा है उसके अंदर IDBI का बहुत ज़्यादा हाथ है, रोल है। आज मुझे ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं क्योंकि हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। आज के टाइम में आज हमारे बीच में जो स्पीकर इमिनेंट स्पीकर है, उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को जो गाइडेंस दिया है, वो गाइडेंस हमारे लिए अनमोल है ही। उसके साथ साथ उन्होंने हमारा जो मोटिवेशन किया, हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा जला दी है। सभी कहते हैं कि अपने अंदर की एक चिंगारी होती है, उसको जलाने की सिर्फ ज़रूरत है, आगे सब कुछ चीज़ें अपना घटती है। तो वैसे ही वो चिंगारी हमारे दिल में थी, वो चिंगारी आपने उसको सुपुलित किया है और ज़रूर है हम लोग इस चिंगारी को आग में, और आग में इन द सेंस ये आंदोलन को रूप दे के IDBI को बचाने के लिए हम उनका उपयोग करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष कुमार साहब आए, आज यहाँ पर नहीं है वो। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी एम्प्लॉइज क्लास 3 क्लास 4 एंड ऑफिसर की तरफ से मैं उनको, उसी के साथ दिनेश कपराल सर को, मुजुमदार सर को और अनिल भट्टाचार्य सर को, सभी की ओर से तहे दिल से उनका हार्दिक